में यहाँ पर तेजी लाई गई है और सुधार यहाँ पर हुआ है, इस पर बात होगी। और मैं अब अनुरोध करूंगी हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला जी से कि वो मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी का। मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। तो बेहद खास मौका है ये, और पावर सेक्टर को लेकर बात होती है, जाहिर तौर पर विकास के लिए एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि किस तरीके से पावर सेक्टर में काम जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि प्रगति के लिए एक ये मेन फैक्टर है। तो अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और सेशन का दौर चल रहा है। अभी भिवानी में थे, एक डॉक्टर साहब थे और दूसरे में उम्र और उसमें जो जोश है, जो ताकत है, जो इंतजाम है, वो उसका उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब इस पैनल में सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है। आपके पहले एक डॉक्टर साहब थे, यहाँ जानते ही होंगे, अभी मुलाकात हुई होगी। जी जी। तो उनमें भी बहुत जोश था। वो एक अपने पता नहीं फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उम्र 55 की और दिल बचपन का। देखता हूँ जी। तो आपकी भी, आप पे भी वो लागू हो जाता है ना? मतलब मुझे लगता है हरियाणा में कुछ नहीं लागू हो तो आप लागू कर देते हैं। ठीक है, ठीक। आपके तो, तीखे तेज सवाल होते हैं। ना ना सर, मैं तीखे काम है तो इतना नहीं, अच्छा लगता है, ऑडियंस को अच्छा लगे वो पूछना चाहिए। इतना सॉफ्ट मैं पूछता हूँ, मतलब इतना मुस्कुराते हुए पूछता हूँ मैं। तो ये इस उम्र में जवानी का राज क्या है? अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं। बहुत गिने चुने हुए लोग हैं जो बहुत ही अनुभवी और सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जो अपना मोबाइल खुद उठाते हैं और कोई भी कॉल कर ले, नंबर सेव हो ना हो, वो हर कॉल उठा लेते हैं। वो नाम है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। ये एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है आपकी। तो ये जवानी का राज क्या है? हम लोग भी आपके उम्र में वो वाला अपना लेंगे। पहले तो परमात्मा की मेहरबानी है, फिर आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है और दुआएं हैं, जिससे ठीक रहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पावर मिनिस्टर आप हैं जी। बिजली एक ऐसा महकमा है, और गर्मी में तो बीपी भी बहुत बढ़ाता है। अगर मैं बहुत संक्षेप में ये आपसे जानना चाहूं, कुछ महकमे हैं जो बुनियादी आवश्यकताओं में है। एक आम आदमी जो है, उसे न एमपी बनना है, न एमएलए बनना है, न सीएलयू करवाना है, न ट्रांसफर, न पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग तो हो सकता है कि थोड़ी आवश्यकता हो। स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये बुनियादी आवश्यकताएं। इस हिसाब से पावर बिजली विभाग जो है महकमा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महकमा है। किसी भी सरकार की सफलता और असफलता, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल और स्कूल, ये 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक उसमें बिजली है। 2024 आ गया, लोकसभा चुनाव आप लड़कर आ ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव फिर लड़ना है। अब हिसाब किताब का दौर है। ये 10 साल बीजेपी के, और अब तो आप बीजेपी के हो गए। पहले तो लुक्का छुपी वाली मोहब्बत थी, छुप छुप के मोहब्बत थी, अब तो खुलेआम हो गए आप उनके। ये 10 साल और इसके पहले के कांग्रेस के 10 साल। और विभाग बिजली, आपकी प्रतिक्रिया? वो उधर वाली माइक देख, उधर रक्षे। हाँ, ठीक हो गया जी। देखिए, एक तो आपके हाथ में आते बहुत कुछ ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो गया जी। ठीक, सब ऑडियंस सिर्फ हिसार वाला ठीक नहीं हो पाया, उससे बात कर लेंगे। मैं बड़ी खुल के बातें करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ जी।
मैंने एक सीखा है कि ना तो चापलूसी करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। जी। चापलूसी करना भी रिश्वत है और सुनना भी रिश्वत है, मैं दोनों के खिलाफ हूँ। देखिए, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रहे हैं, आज की दुनिया में अगर पावर नहीं होती तो शायद दुबई नहीं होता, पावर नहीं होती तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ये सब रूप नहीं होता जो आज है। देखिए, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत दुनिया को बदल दिया। 1800 साल में जितना आदमी ने ज्ञान अर्जित करा, मैं बाबा आदम जमाने की बात करता हूँ, बड़ा ब्रीफ और रेलेवेंट रहूंगा, उतना पिछले 150 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उस स्लैब में बराबर उतना ज्ञान दे दिया। जितना 150 साल में ज्ञान अर्जित करा वो पिछले 18 साल में, और जितने 18 साल में करा वो पिछले 5 साल में। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि आज के दिन चंद्रयान जब लैंड कर रहा था तो हमारे जो साइंटिस्ट बैठे थे, जो रिमोट कंट्रोल कर रहे थे, वो भी वही देख रहे थे। हमारे बच्चे जो मोबाइल लेके बैठे हैं वो भी उसी को देख रहे थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कहते हैं पावर भी इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आज पावर नहीं होती तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, दुबई का ये नहीं होता। क्यों? ना बरसात होती, ना वहाँ नदियाँ हैं, ना पानी, ना वहाँ लोग रहते हैं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। बाबर ने, इसके बाद मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूट के गए, ये करा उन्होंने सब। कुतुबुद्दीन ऐबक आए, मोहम्मद शाह अब्दाली आए, जब भी हमले हुए मिडिल ईस्ट से हुए, इस करके होते थे कि हिंदुस्तान में पानी और दरिया था। आज पावर आ गई तो सब वो देश हमसे भी ज्यादा समर्थ हो गए। आज जितनी टेक्नोलॉजी, जितना यूरोप, जितने कंट्री चल रहे हैं, उनका पैसा सब इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से 0 ब्याज पे दिया जाता है। मतलब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पावर ने दुनिया बदल दी। तो पावर इतना इंपॉर्टेंट है। इस पावर को मैंने बहुत लेके आके इसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाया। मैं थोड़ा बता दूं कि हमारा 10 साल में क्या है। डिस्कॉम कंपनीज 47 है गवर्नमेंट की, जैसे हमारी डीएच और यूएच है, दक्षिण हरियाणा और उत्तरी हरियाणा, हमारी 2 कंपनी है। पूरे देश में 47 कंपनी है। जब मैंने टेक ओवर करा तो हम 15वें 16वें नंबर पे थे उन 47 में। आज ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आज हम 5वें और 6ठे पे हैं। 4 कंपनीज पहली गुजरात की। अगर हम स्टेट वाइज जाएँ तो पूरे देश में हम नंबर 2 है। ये हमारा बिजली महकमे का रिकॉर्ड है। हमारा लाइन लॉस इस वक्त आज के दिन हमारा AT&C 9.25 है, जर्मनी का 6 है, बाकी कहीं नहीं है। गुजरात का हमसे है, उसके बाद हम है। गुजरात का 9 कुछ है, हम 9.25 है। ये हमारा कंट्रोल हुआ है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट की 13-14 की बात बता रहा हूँ मैं, तो हमारी मेगावाट खपत जो थी वो टोटल हमारी 8000 थी। आज हम 14,500 मेगावाट है, मतलब उससे डबल। आप ये देखिए 10 साल में डबल कर देना। नंबर 2, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, ये हमारा इंडस्ट्रियल हब बन गया। पूरे देश का नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। जितनी देश की एक्सावेटर्स बनती है, जिन्हें हम पॉपलेन कहते हैं, वो हमारा 80% हम बनाते हैं पूरे देश का। मैं भारत का बता रहा हूँ, कहीं नॉर्दर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा। पूरे देश की जितनी कारें बनती है उसका 50% हम बनाते हैं। अब दूसरा प्लांट हमारा खरखोदो में लग रहा है, मारुति में, इसके बाद हमारा और इम्प्रूव होगा। पूरे देश की जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश का जो ये आपका कार नहीं ट्रैक्टर्स बनते हैं उसका हम 37% हम अकेले बनाते हैं। अब आप देखिए, इस वक्त जापान की 1480 यूनिट भारत में आई है, 1480, जिसमें 28% अकेले हरियाणा में है। 1480, जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है। और उसका अगर हमारे यहाँ 28% हिस्सा हो, एक छोटा हरियाणा, पूरा हरियाणा NCR में 70% पार्ट हरियाणा में आता है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का NGT की गाइडलाइंस हैं कि इस एरिया में जनरेटर नहीं चलेंगे। और जनरेटर बंद होने के बाद भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कभी बिजली का संकट नहीं है। अब भी आप कहीं नहीं देखते। हाँ ठीक है, मई जून में हवाएं चलती हैं, तेज़ हवा चलेंगी तो बिजली चली जाएगी, बरसात आएगी तो बिजली चले, पर वो क्षणिक जाती है।
10 मिनट 20 मिनट ये, और ऐसे भी हम फेस करते हैं। मैं मेरे अपने शहर की बता रहा हूँ, हमारे 12,000 AC इस सीजन में नहीं लगे हैं। गांव में भी हर घर में जो ठीक जमींदार है, जिसपे 10 एकड़ जमीन है, उसके घर में भी 2-2 AC लगे हैं। एक कोई गेस्ट आ जाए, दामाद आ जाए, घर के कोई मेहमान आ जाए, एक अपने घर में जिसमें सब परिवार जैसे सोए, मिनिमम 2 AC लगे हैं। हमारे सिरसा शहर में 12 AC इस सीजन में खरीदे गए हैं। और उसके बाद जब कहें कि लोड बढ़ गया, ट्रांसफार्मर नहीं लगा, तो लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर हमारे आगे मत लगाओ। किसी के दुकान से शिफ्ट करके दूसरी जगह करें तो वो अलग मजा आता है। हमें बड़ी तोहमत करनी पड़ती है, उसके बाद भी हम पावर मेंटेन कर रहे हैं। पूरे देश में नहीं, हरियाणा में 6307 गांव ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, जिसमें इस वक्त हम 5800 गाँव में 24 घंटे बिजली देते हैं। 400 गांव ऐसे हैं जिसमें बिजली इस करके नहीं जाती कि लोग फ्री चलाते हैं, मीटर बाहर नहीं निकालते, जब कोई जाए तो लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, इस करके वो वहाँ दिक्कत आती है बिजली में चलाने। तो फिर हम 16 घंटे देते हैं, 24 घंटे नहीं देते। हम जो हमारे थर्मल की प्रोडक्शन है, या बाजार से हम लेते हैं, पूरे साल का अगर स्लैब निकल तो हमें 6 रुपये 62 पैसे पर यूनिट खर्च होता है। जब हम थर्मल में बिजली नहीं, इसमें ट्यूबवेल के लिए बिजली देते हैं तो 10 पैसे पर यूनिट देते हैं, 10 पैसे पर यूनिट, मतलब इतना हमारा जेब से जा रहा है। अब हमने ट्यूबवेल के लिए लोगों से अप्लाई करवाया कि आप 12 दिसंबर 23 तक, मतलब दिसंबर 23 तक जितने कनेक्शन आप अप्लाई कर दो उनको हम सब देंगे। लोगों ने अप्लाई करा, जो 24 तक के करें, मतलब 23 के हमने लास्ट डेट थी 12 दिसंबर अप्लाई करने की। इनका मतलब आप ये समझे कि 1000 करोड़ रुपया सब्सिडी, एक ट्यूबवेल पे भी हमारा 1 लाख रुपया सब्सिडी है, जो हम कनेक्शन देंगे, जो अगले 6 महीने में दे देंगे। मतलब ये सब करने के बाद भी बिजली में चला रहे हैं, और हमारी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। अगर बढ़िया नहीं चले तो आप ये देखिए कि इतनी प्रोडक्शन, जब कोई भी, चाहे अंबानी आए, अडानी आए, टाटा आए, रिलायंस आए, अमित प्यारेलाल ग्रुप आए, जब भी इंडस्ट्री लगाएंगे सबसे पहले वो ये देखेंगे कि पावर पोजीशन क्या है। जब हरियाणा में हम सब चीज़ें इतनी मैन्युफैक्चर करें तो फिर हम कर रहे हैं ना, पावर में तो हमारा गजब का मामला है। आपको मैं इतनी देर से सुन रहा था, आप बता रहे हैं कि एकदम मतलब 200-400 गांव रह गए, बाकी सब शहर भी 24 घंटा, और जो 200-400 गांव है जहां पर कुछ दिक्कतें हैं ऑपरेशनल की, लोग मीटर और ये वो परेशानी है, वहां भी आप कह रहे हैं कि 16 घंटा बिजली देते हैं। आपके पुराने मित्र हैं, या मित्र तो पुराने नए क्या होते हैं, उसका डायमेंशन बदलता रहता है, मित्रता का भी डायमेंशन बदलता रहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कहते हैं कि जरा बीजेपी वालों से ये पूछो कि कितने नए पावर प्लांट लगाए, हमने खेदर लगाया, यहाँ लगाया, वहां लगाया, इतना किया। वो कहते हैं कि जरा बीजेपी वालों से पूछिए कि एक यूनिट कोई उनके सरकार से जाने के बाद क्या बीजेपी की सरकार ने एक यूनिट कोई एडिशन किया पावर जनरेशन में, और उसके बाद भी कहते हैं कि हमने पावर में तूफान मचा दिया। देखिए, मैं जो भी कहूँगा ऑन रिकॉर्ड कहूँगा, हुड्डा साहब ने क्या कहा वो जाने। हमारे दोस्त हैं, दोस्त होना अलग चीज़ है, पर एक किसी चीज़ पे डिफेंड करें तो वो रिकॉर्ड पे रिप्लाई करनी होती है। देखिए, उस वक्त इतना सोलर का ज़माना नहीं था, तो दुनिया ही सोलर पे चेंज होती है। जगह जगह आपने 10 साल पहले कहीं सोलर नहीं देखा। सोलर का जो हमें आता है वो 3 रुपये पर यूनिट उसका खर्च आता है, और बिजली का जो आता है इन दिनों में हमें 12 रुपये तक भी लेनी पड़ती है। 6 रुपये नॉर्मल रेट रहता है। जब आधे रेट में होंगे तो सोलर की तरफ दुनिया शिफ्ट करती जा रही है। हमारे यहाँ भी जितने आपके कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब तो घरों पे भी जो नई सूर्य योजना है उसमें घरों पे भी देने लग गए। जो गरीब आदमी जिसके 1,80,000 से कम आमदन है उसके हम उसका पैनल सब कुछ फ्री दे रहे हैं। 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 50,000 हम दे रहे हैं, 1,10,000। तो ऐसे ही सब जो जितने आप देखते हैं ट्यूबवेल जब वो सब सोलर प्लेटें लगनी शुरू होगी, तब सोलर का ज़माना नहीं था। फिर भी हमने देखा कि पावर को मीट आउट, वो कहने के कितने लगे तो आपसे बता रहा हूँ। हमारा एक अभी इसमें यमुनानगर में हमारा 1200 मेगावाट का, अभी 800 मेगावाट का नया हमारा एक थर्मल लगने जा रहा है, जो तैयार हो गया, चल रहा है, शुरू हो गया, टेंडर हो गए, काम शुरू है। दूसरा हमारा वहाँ से एक इसमें
खेदड़ में हम दूसरा शुरू करें, जो हमारा अब शुरू होने जा रहा है, जो पाइपलाइन में हमने बना के भेज दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल होते ये काम शुरू हो जाएगा। तो हमारे दूसरे 2 आ रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी हम लगा रहे हैं। पर क्योंकि ज़्यादा सोलर पे चला गया, इस करके आदमी कॉस्टिंग जरूर देखता है कि ये हमें ज़्यादा पड़ता है, ये कम पड़ता है, तो हम उसमें लेते हैं। अब जैसे हमें 1000 मेगावाट जो अभी जिस अडानी का वो चर्चा करते हैं, कई बार हल्ला मचाते हैं, 1234 मेगावाट हमने उनसे बिजली ली थी। और वो तब ली थी, तब हमने नहीं, तब रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, दस्तखत साइन करके उन्होंने लिया था। तब हमें 3 रुपए कुछ पैसे वो मिली है। तो जब हमें 3 मिलती हो तो हम 6 वाले पे क्यों जाएंगे? इस करके हम सोच रहे हैं कि ज्यादा सोलर पे ही जाएं। ठीक है, तो मतलब आपका ये कहना है का मतलब है कि थर्मल की जगह आप सोलर ग्रीन सोलर को ज्यादा प्रेफर करें। इसके अलावा भी 2 हमारे जो आ रहे हैं वो मैंने बताया कि एक हमारा यहाँ आ रहा है 800 मेगावाट का यमुनानगर, जो शुरू हो गया, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो रहा है, और दूसरा वहाँ है जो प्रपोज्ड है, जो सैंक्शन होने जा रहा है, वो खेदड़ में जा रहा है। 1600 मेगावाट के और लग रहे हैं। चलिए, अब आप बिजली मंत्री हैं, तो चूंकि हुड्डा साहब ने सवाल किया है और कई जगह कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो आपसे बेहतर कौन जवाब देगा, और जवाब भी आपको ही देना है। तो आजकल तो हरियाणा मांगे जवाब का दौर चल रहा है, तो हमने आपसे ये पूछ लिया। अब एक दूसरा है ऑपोजिशन का सवाल। वो कहते हैं कि बताइए क्या अंधेर युग आ गया? हमने कहा क्यों? पावर मिनिस्टर कह रहे हैं कि दिन हो रात हो बिजली दे रहे हैं, तो फिर अंधेरा कहाँ? बोला उन्हीं की वजह से अंधेर गर्दी मची है। हमने कहा भाई, बिजली मंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, बल्ब लगाइए। बिजली वो दे रहे हैं, बल्ब तो आपको अपनी लगानी पड़ेगी, ट्यूबलाइट। बोले वो तो ठीक है, वो आदमी मंत्री हैं जो न विधायक हैं न एमपी हैं। एमपी तो खैर राज्य में हो नहीं सकते। कहते हैं कि बताइए, ये बीजेपी वाले अगर कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया होता तो उसको बाहर कर दिए होते। रणजीत सिंह जी तो विधायक भी नहीं है, वो मंत्री हैं। देखिए, और स्पीकर को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो उनके 2 सवाल हो गए। एक तो ये हो गया कि वो बिजली दे रहे हैं। अगर मैं बिना विधायक की बिजली दे रहा हूं तो आदमी तो ठीक हूं ना कि बिना विधायक की बिजली दे रहा हूं। नंबर 2, देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा, उसका स्टूडेंट भी रहा हूं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी आदमी एमपी 6 महीने, हुड्डा साहब जिस दिन चीफ मिनिस्टर बने थे उस दिन उन्हें पूछ लेना, वो एमएलए नहीं थे। मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं, उस दिन वो एमएलए नहीं थे, 4 महीने बाद बने हैं। मैंने तो 1.5 महीने पहले इस्तीफा दिया है, लोकसभा लड़ा था। मैं तो एक मोरली इस्तीफा दिया था कि मैं एमएलए से भी इस्तीफा देता हूँ, मैं मिनिस्ट्री से भी दे रहा था, पर मुझे मुख्यमंत्री जी ने यह करके नहीं दिया कि आप पावर बहुत बढ़िया चला रहे हैं, मई जून का महीना है, आप मंत्री रहिए, 6 महीने रह सकते हैं, तब मैं मंत्री रहा हूँ। ठीक है। और लीगली मैं आपसे बताऊं 6 महीने, वो भी मैंने आपसे बताया ना, 4 महीने बिना एमएलए बिना मंत्री मुख्यमंत्री रहे थे। तो प्रोविजन है कि 6 महीने रह सकते हैं। उन्हें पूछ लेना, नहीं समझ आया तो किताब खोल के पढ़ लो। ना ठीक है, 6 महीने तो रह ही सकते हो, तो सबको पता है। ये अचानक बीजेपी में जाना, जैसे कॉलेज के जमाने में होता है ना कि पेरेंट्स का डर, मोहल्ले वाले का डर, है ना, लड़की के भाई ने देख लिया, लड़के के ताऊ ने देख लिया, तो वो छुप छुप के मिलना। तो आपका बीजेपी से ये छुप छुप का मिलना चल रहा था। ये हिसार से चुनाव लड़ना था इसलिए तुरंत ज्वाइन करना पड़ा, या ये तय था कि चलो विधानसभा चुनाव के पहले हम ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि कानूनन आप एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे, तो आप बीजेपी ज्वाइन कर नहीं सकते थे टेक्निकली। तो ये देर से बेर होना ही था, या हिसार की वजह से, लोकसभा चुनाव की वजह से अफरा तफरी में हुआ? आपने हुड्डा साहब का जिक्र कर दिया, जोड़ दिया, तो मैं उन्हीं को जोड़ के कह रहा हूं। हमारे विधानसभा का पहला सेशन था, हुड्डा साहब ने मेरा टिकट काट दिया। पता नहीं किसका दबाव था, क्यों था। हम कई अच्छे लोग थे जिनका टिकट कटा, जो विनिंग कैंडिडेट थे, और अब भी अपनी पार्टी में संभाल के रखें, शायद ऐसे लोगों की टिकट कट जाती है। उस वक्त मेरा टिकट कटा, एक निर्मल सिंह था, उनका टिकट कटा, उनकी बेटी का टिकट कटा, देवेंद्र बबली का टिकट कटा, एक ईश्वर सिंह होते थे जेजेपी में एमएलए बन के आए, उनका टिकट कटा। पहला सेशन था तो हम बैठे थे, तो
मेरा टेबल यहाँ था जहाँ मैं बैठा हूँ, सामने हुड्डा साहब थे, इधर गवर्नमेंट ट्रेजर ऑफिस उनके बेंचेज थे, सीएम बैठे थे। ओथ लेने से पहले नहीं, और जब तक ओथ तक कोई आदमी कहीं बैठ सकता है, फिर सीटें अलॉट हो जाती है। तो मैं एक दूराराम जी एमएलए भजन लाल जी के भतीजे, हम दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो हुड्डा साहब मजाक में कह रहे इन दोनों की बड़ी पक्की जोड़ी है, दोस्ती है। मैं कहने लगा हुड्डा साहब हम आपकी पार्टी में थे, हम दो ने 4 जोड़ी पीछे बैठे हैं, आपकी गलतियों की वजह से हम इधर आके बैठ गए, आप जो वहां थे आप इधर आके बैठ गए। अगर हम सबकी टिकट आप नहीं काटते तो आपकी सरकार होती। तो हुड्डा साहब कहीं अब उन्हें कहना है कि पिछली गलती ना दोहरा दे, फिर बीजेपी तीसरी बार भी बैठेगी। मैं कांग्रेस से टिकट कटा, मैं बाहर आया, इंडिपेंडेंट लड़ा। इंडिपेंडेंट लड़के कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी सबकी जमानतें जब तक मैं 23,000 वोटों से जीता। जीत के जब जुलूस आ रहा था काउंटिंग हॉल से, मैं घर की तरफ चला तो मुझे फोन आने लगे। हुड्डा साहब का भी आया, मुझे नड्डा साहब का भी आया, माननीय मनोहर लाल जी का, मेरे मुख्यमंत्री। मैं कोट कर रहा हूँ, बड़ा खुला आदमी हूँ और स्पष्ट बात कहने में मजा आता है। सबके फोन आ रहे थे कि मुझे पहले दिन, ये तो काउंटिंग की बात है, काउंटिंग से पहले दिन मुझे फोन आया मनोहर लाल जी का कि चौधरी साहब बधाई आप चुनाव जीत रहे हैं। उनको जब आदमी थम्पिंग मेजोरिटी से जीते तो मैसेज तो होता है। मैं कहने लगा जी आपका बहुत धन्यवाद, और मैं क्योंकि आप स्टेट के इलेक्टेड 1 नंबर आदमी हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस और मजबूत है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहने लगे नहीं हमें कुछ और बात करनी है, हमें अच्छे आदमी साथ चाहिए। मैं कहने लगा जी मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ। अगर कांग्रेस की अगर 45 सीट भी आ गई और आपकी 40 हुई, आपकी 39 हुई, तो रणजीत सिंह आप लिख लेना कि मैं 39 + 1 के साथ हूं, उनके साथ नहीं जाऊंगा। जिस खिड़की पे मुझे टिकट नहीं मिला मैं उस पर जाके दोबारा, मेरा स्वाभिमान इजाजत नहीं देता कि मैं जाके खड़ा हो जाऊं। मैं आपके साथ हूं। और उसके बाद मैं बीजेपी को सपोर्ट कर गया। बीजेपी में जब आया तो मुझे उन्होंने पावर मिनिस्टर बना दिया, मुझे वो बना दिया। अब थोड़ा सा सुनते जाए आपके भाई, थोड़ा सा अंदर आदमी खाता पीता है तो अंदर खून भी होता है, पानी भी होता है, आदमी कुछ तो अपनी इंसानियत रखता है, इंसानियत जिंदा रहती है। मैं जीत गया, मुझे सबसे बड़े पोर्टफोलियो दे दिए। हमारी पावर डिपार्टमेंट में जिसका जिक्र करें, इसमें 36,000 करोड़ रुपए की ईयरली परचेज है। और ये होने के बाद भी आज तक हमारी बार, जो मेरे कहने से तो नहीं होता, बार आम लोगों में ये चाहते हैं कि रणजीत सिंह बहुत क्लीन और बढ़िया ठीक होनेस्ट आदमी है, ये आज भी इमेज कैरी करती है। इस महकमे को लेने के बाद मैंने इसे बढ़िया चलाया, 1 नंबर मेरी परफॉर्मेंस रही। प्रेसिडेंट से मैं अवार्डेड हूँ, राष्ट्रपति ने मुझे सम्मान दिया सोलर कंजर्वेशन में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एक बार जब कोविड का मामला था, आपका लंबा क्वेश्चन होता है, लंबी रिप्लाई रहेगी। कोविड का जब जमाना था तो सब वीसी पे थे। एक दिन निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत कॉम्पिटेंट है, एक दिन वो थी वीसी पे, मैं भी था, दूसरे पे नहीं, सब चीफ मिनिस्टर थे, सॉरी मैं नहीं था, सब चीफ मिनिस्टर थे। तो वो उन्हें कहने लगी हरियाणा चीफ मिनिस्टर को कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी कि यू आर परफॉर्मिंग मच इन द पावर डिपार्टमेंट, मच बेटर इन द पावर डिपार्टमेंट, and I request other chief ministers also. I will send my team from central government to study how Haryana is managing, and I advise other chief ministers they should go and see how Haryana is managing. मैं recently एक आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट की जजमेंट है पंजाब के मामले में कि हरियाणा में जो जेलों, पंजाब को उन्होंने कहा कि जिस तरीके के गैंग आपके हैं, उन्होंने नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी पार्टिकुलर आदमी का, कि वो ऑपरेट करते हैं, मोबाइल चलते हैं। आप हरियाणा से सीखो कि जेल कैसे मैनेज होती है। अभी रिसेंटली एक जैसे पार्लियामेंट की कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, पार्लियामेंट के उसमें सभी पार्टीज के मेंबर होते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स थी, जो जेलों को विजिट करती है। उन्होंने तिहाड़ जेल भी विजिट करी, उन्होंने हमारी जेल भी विजिट करी, वो देश की सब जेलें विजिट करी। उसमें कांग्रेस के मेंबर भी थे, उसमें ममता बनर्जी के भी थे, उसमें
टीएमसी के भी थे, सब पार्टी के थे। वो 12 मेंबर आए तो स्टेट के डिक्लेयर किया, भौंडसी जेल विजिट करी। वो आके जब सब देखते हैं कि कैदियों से कैसे बर्ताव रहता है, उन्हें गैंगस्टर से दूर रखा जाता है कि उनसे कुछ फिरौती ली जाती है, या उन्हें खाना कैसा देते हैं, उनकी मुलाकात कैसी होती है, टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या है, जब उन्हें पैरोल या फरलो मिलती है तो घर वाले उन्हें इमीडिएट अलाउ करते हैं कि या लंबा उन्हें लटकाते हैं, क्या करते हैं। सारा देखने के बाद जब जाने लगे तो हमारे सेशन जज, हमारा डीसीएसपी गुड़गांव से और हमारे डीजीपी जो जेल थे वो वहाँ मौजूद थे, क्योंकि साथ उन्हें सबके रहे। तो जो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिखा पड़ा है जेल पे, जब आप जाओ मैं ले जाके दिखाऊंगा। लिखा है कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ लीगल राइट्स। तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी, जब सर्वे हुआ पूरे हरियाणा में पार्लियामेंट के सीट पे, तो बीजेपी अपना करवाती है। 8 सर्वे में 8 में 7 सर्वे में रणजीत सिंह जो था ही वॉज द फॉर्मिडेबल कैंडिडेट फॉर लोकसभा, तो मुझे लोकसभा का टिकट दे दिया गया। जब पार्टी, जब इससे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट पीछे लेके चलूंगा, जब नायब सिंह सैनी ने टेक ओवर करा, हमारे नए सीएम बने, तो 5 कैबिनेट बनी पहले दिन, बाद में 9 तो स्टेट मिनिस्टर, बाद में 1 कैबिनेट और 8 स्टेट मिनिस्टर बने। तो पहले 5 कैबिनेट बने, उसमें 10 जेजेपी थे और 7 हम इंडिपेंडेंट थे, 17 थे बीजेपी के 40 के अलावा। उन 17 में से केवल 1 को लिया गया, उसमें रणजीत सिंह की सिलेक्शन हो, मुझे तीसरे नंबर पे लिया गया। 2 बीजेपी के मेरे बाद, पहले 2 मेरे से पहले, और मुझे लोकसभा का टिकट दे। आधा घंटा पहले ज्वाइन करके मुझे कहा जाए कि आपका 8:30 बजे आ रहा, आप पटका पहनो, ज्वाइन करो। मैं ज्वाइन करूँ। जो पार्टी मुझे ऐसा सामान दे तो आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा। नींद में सोया हो तो भी उठ के सोचेगा आदमी। नहीं, ठीक है। तो मेरा गलत नहीं था सोचना। ये प्यार जब इतना, मैं 5 साल के साथ उनके साथ, मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो बड़ा अच्छा था, तो उसमें मैं उन्हें कैसे मना करता, मैं पार्टी में आ गया। फिर एक ऐसी पार्टी जो देश के लिए पूरे, मैं नहीं कंप्लीट कर लूँ मैं थोड़ा सा। आप, हम देश के लिए पहले सोचेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे एक पूछूं, कभी भी कोई कलेक्टिव गवर्नमेंट बनेगी, अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, 5 पार्टी की, 7 पार्टी की, तो उसमें वो फैसला नहीं हो सकता जो सिंगल पार्टी में होगा। अगर क्रिकेट की टीम में भी 3 कैप्टन होंगे तो मैच खेलने से पहले ही हार जाएगी। अब एक लीडरशिप जो मोदी कर सकते हैं वो 10 आदमी मिलकर नहीं कर सकते। देखिए, मैं कांग्रेस का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं, भूल गए। समय भी है। अच्छा, मैं, चलिए ठीक है, लोकसभा में जो हुआ, आधे मिनट में कंप्लीट कर लूं, फिर मैं बहुत थोड़ा बोल दूंगा। आपको याद होगा 10 साल पहले, आपसे कोई चीजें छुपी नहीं। जब कोई भी कांग्रेस में फैसला होता था, पहले अहमद पटेल पे जाया जाता था, फिर उसके बाद सोनिया गांधी पे जाया जाता था, फिर राहुल गांधी जाया जाता था, फिर प्रियंका पे जाया जाता, तब फैसला होता था। आज एक बात तो आप हम जानते हैं कि जो मोदी ने फैसला कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं कि उस फैसले को बदल दे। हाँ, तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, तो यही तो प्लस भी है, यही माइनस भी है ना। दोनों चीजें। खैर, बहरहाल वो एक अलग विषय है जिस पे बातचीत करेंगे। प्लस ज्यादा है, माइनस कम है। हाँ, मतलब ठीक है, चलिए उस पर अलग से बात कर लेंगे। रानिया की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव है और चूंकि मैं सीधे अब उस पे आना चाहता हूं कि अब की बार किसकी सरकार, और उसके पहले कौन बनेगा एमएलए। कौन बनेगा एमएलए के बाद ही तय होगा कि अब की बार किसकी सरकार। अब आपके यहाँ गोपाल कांडा है जिनकी अपनी एक पार्टी है, उनके भाई गोविंद कांडा रानिया से लड़ चुके हैं चुनाव पहले, शायद पिछली बार ही लड़े थे, आपने हराया था। लड़े थे। अब गोपाल कांडा की मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से हुई, अभी दिल्ली में कुछ नेताओं से मुलाकात हुई। अब कितनी ऑथेंटिक है, नहीं है, क्योंकि ना तो गोपाल कांडा जी ने इसको बाहर कहा है और ना बीजेपी के लोगों ने कहा है बाहर, जो भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि वो 10, 12, 14, 15 मांग रहे हैं। खैर, मांगने वाला कुछ भी मांग सकता है, लेकिन शायद उनको 3-4 सीटें दी जा सकती है। अब आप बीजेपी में, आप भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं दिल्ली से, रानिया बीजेपी ही लड़ेगी
या कुछ गठबंधन हो गया दाएं बाएं तो उसमें कुछ जा सकता है। हालांकि अमित शाह जी ने कहा कि हम बैसाखी वाली सरकार नहीं बनाएंगे। उसके बाद भी गोपाल कांडा जी से मुलाकात हुई। तो दो ही मकसद हो सकता है, या तो उनकी पार्टी का विलय हो जाए बीजेपी में, और नहीं तो जो अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो 90 पे 90 लड़ेंगे, तब तो फिर किसी दूसरी पार्टी का कोई स्कोप बनता नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। देखिए, ऐसा है कि जिस पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, उस पार्टी की मैं मन से बहुत कदर इज्जत करता हूँ। अब गोपाल कांडा से अगर मैं कंपैरिजन करके नेशनल लीडरशिप का अपने फैसले करूं, तो आप भी मुझे बता दो न्याय कर रहा हूं क्या? एक अंदाजा है ना कि वो गए, उन्होंने ये करा वो करा। हाँ, मतलब कुछ पता नहीं है कि सुनिए, क्या बात हुई। मैं आपसे एक और बताऊं, दोनों चीज मैंने बता दी। कोई अमित शाह जी गलतफहमी ने कहा नहीं- कोई बैसाखी की सरकार नहीं। कोई गलतफहमी नहीं है, मैं खुला कह रहा हूँ। सिरसा लोकसभा, रिसार लोकसभा, 18 लोकसभा, 18 विधानसभा आती है। 18 विधानसभा में रणजीत सिंह हर विधानसभा में 10-10 हजार वोट ट्रांसफर करने की ताकत रखता है। रणजीत सिंह की हैसियत हाईकमांड भी जानता है, इस करके मुझे लोकसभा की टिकट दी। मेरी टिकट दुनिया में कोई नहीं काट सकता, मैं खुले कह रहा हूँ। कौन बात करे, ये उनका बात। तो अगर कुछ लोग इधर उधर रानिया में देख रहे हैं तो ये खुला चैलेंज है। मतलब आप अभी भी पूछ लें, कांग्रेस में भी पूछ लें, अभी उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा। वो देख रहे हैं कि किसको खड़ा करें। यूँ तो देखिए, पार्टी 10,000 वाले तो बहुत आ जाएंगे। हाँ। पर अगर कोई कहते हैं कि चैलेंजेबल कैंडिडेट, आज कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं, आप कल हुड्डा साहब से पूछ लेना, मुझे फोन कर देना, मैं चल के आ जाऊंगा। तो आपको लगता है कि रानिया में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को छोड़ के कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं? वाह कवर होगा। बाकी देखिए, ईश्वर की मेहरबानी रहे, मेरा ठीक है, लोग बहुत बढ़िया पकड़ है। मतलब कांग्रेस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है? आप पूछ रहे हैं ना, हुड्डा साहब से पूछ रहे हैं, उन्हें पूछो कौन मजबूत उम्मीदवार कौन है, नहीं बता सकते। मतलब रानिया में हुड्डा जी का कैंडिडेट लड़ेगा कि शैलजा जी का कैंडिडेट लड़ेगा? देखिए, ये तो उनका आपस का है। वो तो मैं आपका दलाल साहब का सुन रहा था, वो उनके कमेंट थे। देखिए, मैं किसी की दुर्भावना की बात नहीं करूंगा। कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट जरूर लड़ेगा। किसका लड़ेगा ये तो ऊपर से हाईकमांड। देखिए, पिछली बार मैं कैंडिडेट था, मेरी टिकट कट गई। तो अब ये तो कांग्रेस में दोनों कहें वो भी ना मिले, तीसरे के मिल जाए। देखिए, वहाँ हर जगह हर आदमी के, हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ है, हर आदमी से नेशनल लीडरशिप से कॉन्टैक्ट है। किसको मिले कोई आ जाए, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिरसा, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 2019 की ही बात कर लें, बीजेपी का खाता शायद नहीं खुला था। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा हैं, 5 हलके हैं। एक जगह से आप जीते, वो भी इंडिपेंडेंट। एक जगह से एलनाबाद से वो जीत गए, सिरसा से गोपाल कांडा, और डबवाली और कालावाली से कांग्रेस। अब आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने। अब सिरसा में कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो सिरसा बीजेपी में नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बड़ी पुरानी थ्योरी है, वो एक चलता है दौर। बीजेपी चाहती है कि सिरसा में कमल खिले, 1-2 सीट पे भी खिले, कम से कम खाता खुले और वहां पर सफा चटे। ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, सिरसा में ये बात ठीक है आपकी कि अब तक कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं बना पिछले चुनाव में, और सिरसा एकदम नया डिस्ट्रिक्ट है जहां बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। जबकि उसके बगल में फतेहाबाद मैं है। आपसे बताऊं ना, फतेहाबाद में जीतती है, हरियाणा लेकिन की, सिरसा साफ होता है। मैं बताता हूँ, हरियाणा की एक साइकोलॉजी है कि चीफ मिनिस्टर के वोट पड़ते हैं। इससे पहले ओम प्रकाश जी एक कैंडिडेट पूरे थे, जब तक हुड्डा साहब नहीं थे। आपको याद होगा कि 2014 में इनेलो के 31 एमएलए थे, हुड्डा साहब के 20 एमएलए थे। इनेलो बड़ी पार्टी थी जिसके ओम प्रकाश जी लीडर थे, और तब इनेलो का ऐसा वर्चस्व था कि सिरसा जिले में, सिरसा पार्लियामेंट्री हल्के की 9 सीटें थी। मैं 2014 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, और उन 9 सीटों के अंदर एक बराला जो थे, ये वहां से टोहाना से जीत के, अगले में तो पिछले में तो 50,000 से आ रहे, अब फिर 49,500 है। तो वक्त की बात है, तब बराला जीते थे, एक बीजेपी के सिंगल एमएलए बने थे।
कांग्रेस का एक भी नहीं बना था, 8 की 8 इनेलो जीता था। मैं भी उस चुनाव में 3200 वोटों से हार गया था। तो हुड्डा साहब का जो रोहतक सोनीपत है, वो उनके एमएलए के वोट नहीं पड़ रहे, वो हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने के वोट पड़ रहे हैं। बीजेपी, अब कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। हुड्डा साहब इस करके कमजोर हो गए कि रीजनल पार्टी में देखिए, बादल साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे, देवीलाल 7 साल मुख्यमंत्री रहे। बादल साहब की पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी थी, 25 साल में गए, एक ही चेहरा था, सिख जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में एक ही चेहरा था, उस पार्टी में बादल साहब हार गए, उनका बेटा हार गया। इस चुनाव में एक सीट लोकसभा की आई है, केवल उनके परिवार की, बाकी नहीं आई। रीजनल पार्टीज का दौर खत्म होता जा रहा है। अब फाइट बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। बीजेपी में मैं 2014 में, मैं आपसे जो मैं उन्हें भी पहले आप कह रहे थे सुन रहा था, बीजेपी मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 2014 में 40 सीटों पे जीत के आई थी। मैं असेंबली की, लोकसभा तो हो गया, उसका तो चर्चा नहीं करें। और 2019 में बीजेपी तब 47 में जीती थी, 2014 में अकेली की पार्टी सरकार बनी थी, 2019 में 40 जीती थी। और इस चुनाव में जो अभी हुआ है, इसमें 44 जीत गया ये, और 42 कांग्रेस जीती है। एक फिर बढ़ गई बाद में, आपका नलुआ बढ़ गई थी, रिकाउंटिंग हुआ था, एक बूथ का 3 वोट से फर्क आया, 44 में जीती, 42 वो जीते हैं। तो मतलब 40 से अभी भी विधानसभा की तो 44 है। और कुछ कारण थे, होगी लोकसभा में ज़्यादा हार जीत, पर 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें एक मैं हूँ, एक बड़ौली है जो 18,000 से आ रहा है, मैं 30,000 से आ रहा हूँ। अब वो हार के रीजन पे नहीं करें, एक बार हमने बोल दिया, ज़्यादा उसका बोलना ठीक नहीं। इस वक्त अगर मैं बाहर नहीं होता, मेरा पूरा सरसा का वर्कर हिसार में बैठा था, मैं अगर रानिया में रहता तो रानिया नहीं हारती। अगर बड़ौली अपने हल्के में अब अगले असेंबली के कैंडिडेट वो होंगे, तो मेरा कहना है मतलब 5 सीट तो सीधी हमारी यही बढ़ रही है, जो हम 5 आ रहे हैं। बंद तो कटारिया थी, तो अब अशोक तंवर, आपका सुनील यादव कहीं भी लड़ेंगे, सुनील यादव को जीतेंगे एमएलए के चुनाव में। बीजेपी 100% दोबारा तीसरी बार भी सरकार हरियाणा में बन के आएगी। आप जब इतना कॉन्फिडेंट हैं, इतना अनुभव है, नंबर्स कुछ बता सकते हैं, रेंज इतना प्लस माइनस किसका? बीजेपी को 2024 में, जैसे हम लोग बताते हैं ना एग्जिट पोल में, इसमें 50 परसेंटेज वोट में बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं, पर वोट परसेंटेज पे मेरा बड़ा वो एक अलग विषय है ना। वोट परसेंटेज कई बार आपको नंबर्स में नहीं बदल पाते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर्स आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इस बार कितने नंबर्स आ जाएंगे? मैं आपको बड़ा गंभीरता से सुन रहा था, आपके लॉजिक्स को भी समझने की कोशिश कर रहा था। आपको क्या लगता है कितने नंबर्स आ जाएंगे? एक प्रेडिक्शन, सीट की बात बता रहे हैं ना? सीट की बात देखिए, मैं आपसे बड़ा खुल के कहूंगा। देखिए वो बात, मैं पार इतने पार 75 पार, वो मुझे आदत नहीं है। मैं ये समझता हूँ बीजेपी 50 सीट क्रॉस करेगी, 50 क्रॉस करेगी। 50 से 55 हो सकता है, जो भी हो जाए। 70 कहते हैं, 75 कहते हैं, मेरी आदत नहीं है ना, मैं ऐसी बात सुनता हूं। ठीक है, 50 प्लस कहता हूँ जो है, मैं उनको स्पष्ट कहता हूँ। तो आपके मित्र हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी कितनी सीटें आपको लगती हैं? अपनी वाली जोड़ी है तो उनकी भी जोड़ ली होगी। देखिए मुझे, मैं आपसे कहूँ 2-3 महीने बाद अब मिलेंगे तो मैं आपसे कहूंगा, आप कहेंगे उस दिन आपने कहा था जी। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले हुड्डा साहब अपनी रीजनल पार्टी फॉर्म कर लेंगे। आज मैं इस सवाल आपसे कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं और आप हमारी बात गलत नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा अपनी रीजनल पार्टी फॉर्म कर लेंगे और वो 25 सीट लेके आए, 30 सीट लेके आएंगे, वो जीत जाएंगे। कांग्रेस 5 पे चली जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना, मैं कह रहा हूँ आपसे। आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ जाएंगे? ये हम लोग आज 26 हाँ, देखिए मैं जानता हूँ अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है ना? अक्टूबर में मोस्ट लाइकली चुनाव हो जाएंगे, बस हो जाएंगे दिवाली से 5 दिन पहले। हाँ ठीक है, अक्टूबर मान के चलते हैं। तो अब अपने पास रह गया 5 दिन जुलाई का, 30 मतलब अगस्त, और ये दिन गिनने की जरूरत नहीं, बात तो उनके फैसले के बता दिया। 60 दिन। तो हरियाणा में आने वाले 30 से 60 दिन मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बड़े हैं, मैं हुड्डा साहब को बहुत बेहतरीन, हमारे 62 से रिश्ते हैं। हाँ, इसलिए तो आप
जानते होंगे ना उनको अंदर मैं तक। उन्हें जानता हूं कब क्या फैसले लेते हैं। तो 30, 35, 40 दिन में हरियाणा में एक नई पार्टी का उदय होगा। तय होगा। बहुत दूर नहीं है, 30, बहुत दूर नहीं है, 35 बता दिन दिया तो आपसे। यूं गए। हाँ, मैंने बता दिया आपसे, देख लेना, हमारी बात कभी पॉलिटिकली प्रेडिक्शन खाली नहीं जाती। तो 30, 35, 40 दिन में एक, आपकी हमारी दोस्ती भी तो बहुत पुरानी है, आप मान लेते हैं कि आप ठीक कहते थे। तो 30, 35 दिन में हुड्डा साहब की एक नई पार्टी बन नई जाएगी। पार्टी है। तो आपकी हमारी दोस्ती है, पर सवाल पूछने में कोई लिहाज नहीं करिएगा। ये ऑडियंस हमेशा पूरा हरियाणा देख रहा है, वो देख रहा है कि कस के पूछो, तीखे सवाल पूछो। और देखिए, कांग्रेस एक सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। आप भी बहुत तीखे तीखे सवाल बना के पूछते हैं, पर हमें भी उसका जवाब देना आता है। आप कोई भी सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा आपको। तो हुड्डा साहब एक नई पार्टी बनाएंगे, 25-30, 20-25-30 सीटें वो ले जाएंगे। ले जाएंगे। बीजेपी 50+, कांग्रेस 5, और बाकी ये जो है INLD, BSP, JJP, आम आदमी पार्टी, फिर तो ये 0 के आसपास ही रहेंगे। देखिए, हम इंडिपेंडेंट 7 जीत के आए थे ना, पता नहीं बाकी 8-10 में क्या हो जाए, कब कितने। देखिए, मेरा अब भी ये मानना है कि 10-12 सीटें तो वेरिएशन रहेगा, जो इंडिपेंडेंट जीते, कौन जीते, जीतेंगे। हरियाणा में आज तक होता रहा है, जीतेंगे। तो 10-12 तो में किसके सब हो खाते जाएंगे, में? हाँ, 10 इंडिपेंडेंट हो, सीटें, INLD 10 हो। सीट, क्योंकि फैसले गलत होते हैं। दिल्ली नजदीक बड़ी है, हर आदमी की अप्रोच है, हर आदमी जाके टिकट मैनेज ठीक कर है। लेता है। और जब ऐसे लोग तो जो है ना, अच्छे हाँ। लोगों की टिकटें कट जाती है, वो जब जनता में जाएंगे, उन्हें हराते नहीं, कोई नहीं हराता। तो ठीक है, मतलब 10-12 सीटें हो गई, जिसमें इंडिपेंडेंट, आम आदमी पार्टी, INLD, JJP, ये सब हो गया। एक नई पार्टी बनेगी, हुड्डा पार्टी, 20, 25, 30 सीटें उनको मिलेंगी, 50+ सीटें बीजेपी को, और 4 से 5 सीटें कांग्रेस को। यह है अब की बात मेरा की सरकार, रंजीत चौटाला की प्रेडिक्शन वाली सरकार। बीजेपी की सरकार। हाँ, मैं उस BJP पार्टी में, मैं पार्टी की सरकार हाँ, कहूंगा। नहीं ठीक है। अब की बार किसकी सरकार, मतलब आपने जितना क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि ये होगा, तब तो फिर अक्टूबर में आपके घर पे तो जन्म पत्री दिखाने वालों की लाइन लग जाएगी। फिर क्या आप हमारा भी जन्म पत्री देख लीजिए। आप बहुत सवाल पूछते हैं, मैं आपसे एक और बताऊं, जन्म पत्री तो नहीं देखता, पर मैं एक आपसे बता रहा हूं कि देखिए, बॉम्बे की, मैं एक नेशनल क्रॉस GDP की और पर कैपिटा इनकम की अच्छा, बात मुझे कर रहा हूं। नहीं छोड़िए उसको, नहीं उस मेरा इंटरेस्ट, आपने कुछ ऐसी बात कर दी। ये हुड्डा साहब पार्टी क्यों बनाएंगे? देखिए, हुड्डा साहब भी स्वाभिमानी आदमी है, बहुत चुप से निर्णय लिया करते हैं, गिनते रहते हैं, जब लास्ट में दिख जाए तो फिर अपना रास्ता अलग निकाल लेते हैं। मैंने इन्हें देखा, देखो, मैं इस बात से उनकी कदर भी करता हूँ, वो भी स्वाभिमानी आदमी है। मैंने कांग्रेस में कभी भी, बहुत लोग, एक नटवर सिंह जी हैं, हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वो कांग्रेस के लिए एक लाइन लिखते हैं कि 10 जनपद इज ए हाउस where all Congress people go. Whenever they visit 10 Janpad, either he is a minister or member parliament or cabinet minister in the state, they treat him as the servant of the family. हुड्डा साहब इस बात पे कभी नहीं जाएंगे। जब फैसले करने लगेगा ना, राहुल गांधी, जब उनके पास रजिस्टर होगा, तो हुड्डा साहब छोड़ के निकल जाएंगे कि मैं नहीं परवाह करता, मेरे वोट है, देख लेना। फिर हुड्डा साहब अपनी पार्टी कटेंगे, उनके अहम पे जब चोट आएगी तो पार्टी में नहीं रहेंगे। इस बात से कहना। तो आपको लगता है कि, आप मुझे एक बताइए, आपने लीडरशिप देखी नहीं? जब राहुल गांधी कैबिनेट के फैसले को हवाई जहाज में फाड़ के फेंक रहे हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, जो आदमी इस तरीके के बात फैसले दे, जो ये कह दे, रात मुझे माँ सपने में ये कह रही थी, जयपुर का सेशन देखा होगा, कांग्रेस में इस तरीके से इन्हें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि ये इन्हें पता ही नहीं कि देश क्या है, लोग क्या है, संस्कार क्या है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत धन्यवाद। और आपकी जवानी यूं ही बरकरार रहे, ईश्वर से थैंक यू। प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।